दोस्तों, बहुत सारी मेरी कविताएं आप लोगों ने सुन ली, आप लोग हंस भी लिए, हम भी हंसे, आप भी हंसे, दुनिया भी हंसी। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं कहानीकार बचपन से हूँ, कविताएं बाद में लिखने लगा। जो आदमी कहानीकार होता है उसे कहानी सुनानी नहीं आनी चाहिए। पुराने जमाने से इतिहास ही बताता आ रहा है कि राजाओं के दरबार में भी किस्सा गो नाम के लोग हुआ करते थे जो भी कहानी सुनाते थे। और जब वो कहानी सुनाते थे तो वो कहानी सुनाने का अंदाज इतना अच्छा होता था कि लोगों की आंखों के सामने तस्वीरें बनने लगती थी। उस वक्त टीवी नहीं थे, उस वक्त सिनेमा नहीं थे, लेकिन उनके कहानी सुनाने का अंदाज लोगों को उस कहानी को उनके दिमाग में ऐसे दिखाने लगता था जैसे हम फिल्में देखते हैं। तो उन्हें किस्सा गो कहा जाता था। मैं उतना अच्छा किस्सा गो तो नहीं हूँ, लेकिन बचपन से मैंने भी थोड़ी कोशिश की है। मैं इस वक्त एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, किस्सा गो ही करने जा रहा हूँ और देखता हूँ कि कहाँ तक मैं उसके अंदर सफल हुआ या नहीं हुआ। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आए तो भाई जरूर लाइक करना और मुझे बताना, ना आए तो मैं अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ एक कहानी जो सस्पेंस और कॉमेडी से भरी हुई है और कहानी का नाम है मोटी उलझन। एक मोटा आदमी सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर अपराध करने की सोचे तो भाई साहब जरा सोच समझ लेना, क्योंकि मोटे ने अगर अपराध किया तो फंसने के ज्यादा चांस है। तो लीजिए हम शुरू करने जा रहे हैं मोटी उलझन। मोटे पप्पू ने अपने शरीर पर पहने कपड़ों को अपनी उंगलियों से टटोला। छूने के साथ ही वो समझ गया कि जो कपड़े उसने पहन रखे हैं ये वो कपड़े कतई नहीं थे जिन्हें पहने हुए उसका एक्सीडेंट हुआ था। ये कपड़े, उसने फिर से अपने कपड़ों पे हाथ फेरा। ये कपड़े, ये वो कपड़े तो नहीं लग रहे हैं जो मैंने उस वक्त पहने थे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। सिस्टर, ये कपड़े किसके हैं? ये मेरे कपड़े नहीं है। उसने नर्स से क्वेश्चन किया। आपने सही पहचाना है, नर्स हंसने लगी। मधुर स्वर में उसने उत्तर दिया, असल में जब आपका एक्सीडेंट हुआ और आपको यहाँ लाया गया तो उस वक्त आपके सारे कपड़े बहुत बुरी तरह फट गए थे। पप्पू ने अपनी पट्टी बंधी हुई आंखों पर हाथ फेरा। हाँ, अच्छा ये बताइए, ये पट्टियां कब खुलेंगी? उसने नर्स से पूछा। बस अभी थोड़ी देर में खुल जाएंगी, डॉक्टर साहब आने ही वाले होंगे। जैसे ही डॉक्टर साहब आएंगे वो आकर पट्टियां खोल देंगे। आते ही होंगे 5-5:15 तक रोज आ जाते हैं। मोटा पप्पू चुपचाप तकिए में अपना सिर टिकाकर सोचने लगा। वो लेटा हुआ था, कभी वो अपनी आंखों पर हाथ फेरता, कभी वो अपने जिस्म पर हाथ फेरता। उसकी नाक में अस्पताल के वार्ड में फैली विभिन्न दवाओं की अजीब सी गंध, कोई अच्छी कोई बुरी आ रही थी। वो उसे सूंघता रहा। फिर उसका ध्यान अपने एक्सीडेंट पर। उसे याद आया उसका एक्सीडेंट हुआ कैसे हुआ था। हाँ, वो सूखा कुआं वर्षा के घर से कुछ दूर बने उस पुराने खंडर वाले मंदिर के बाहर ही था। वहाँ आमतौर पर कोई आता जाता नहीं था। चूंकि कुआं सूखा हुआ था इसलिए उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं था। शायद उसको सुबह का 10 बजा था। हाँ 10 ही बजा था, अच्छी तरह याद था उसको। उस समय 10 बजा था जब कमजोरी और थकान से चूर पप्पू सूखे कुएं के पास पहुंचा। वर्षा के घर से मुश्किल से 1-8 किलोमीटर दूर होगा ये कुआं। पर जब वो घर से चला था उस वक्त से ही कमजोरी से चक्कर आ रहे थे। बाहर बहुत तेज धूप भी थी, तो धूप की गर्मी ने भी रही सही कसर पूरी कर दी थी। उसकी जेब में एक मजबूत डोरी रखी हुई थी जिसके सिरे पर एक हुक लगा हुआ था। अब पप्पू को करना ही क्या था, बहुत थोड़ा सा काम था। पप्पू जानता था उसे जो करना था बड़े आराम से कर सकता था। बहुत छोटा काम था भाई। उसने माल से भरे हुए जिस कुंडे वाले संदूक को सूखे कुएं में छुपाया था उसे इस हुक वाली डोरी में फंसा के कुएं से बाहर निकाल लेना था। बस फिर क्या था, फिर तो सारा माल अपना था। उसके बाद संदूक में रखी 1,70,000 रुपए की रकम को अपने साथ लेके सीधे चंडीगढ़ पहुंचना था और पहले से तय स्थान पर जाके वर्षा से मिल लेना था। पता नहीं ये उस भयानक गर्मी का असर था या उस कमजोरी का प्रभाव था
कि जैसे ही पप्पू ने हुक वाली डोरी कुएं में लटकाने की सोची, तभी उसका सिर सूंदों से घूमा, उसे चक्कर आया और वो लुढ़क गया। गिरते गिरते उसका सिर बहुत जोर से कुएं की जगह से टकराया। उसके बाद वो अभी होश में आया था। वो कुछ भी नहीं देख सकता था क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टियां बंधी थी। उसने एक लंबी सांस खींची। क्या टाइम हो गया सिस्टर? उसने नर्स से पूछा। शाम का 5:17 है, नर्स ने हंस के उसे बताया। पप्पू ने अपना सिर खुजाया। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, मतलब मैं करीब 6-7 घंटे बेहोश रहा हूँ। तब उसको समझाया। पता नहीं वर्षा मेरे बारे में क्या सोच रही, अभी तो मेरा इंतजार कर रही होगी ना? हाँ, कल तक मैं। फिर उसने अपनी करवट बदली। सिस्टर मैं यहाँ कैसे आया? अटकते अटकते उसने पूछा। मंदिर के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने जब आपको गिरते देखा तो वो आपको आधा उठा के और आधा घसीटते हुए यहाँ तक लाए। इसी कारण से आपने जो कपड़े पहन रखे थे वो बिल्कुल फट गए। नर्स ने उसे बताया। पप्पू ने मुझसे निकला। और सुनिए, जब आप नहाए थे आपका दिमाग और आंखें बिल्कुल सुकून थी। नर्स उसे बता रही। पप्पू ने सिर हिलाया। मतलब सीधा सा है, अभी खेल बिगड़ा नहीं है। मुझे सिर्फ अब इतना करना है कि यहाँ से पट्टियां खुलवाने के बाद सीधा सूखे कुएं पर जाऊंगा, वहां से संदूक निकालूंगा, चंडीगढ़ पहुंचूंगा और वर्षा से मिल लूंगा। संदूक की याद आते ही उसे सारी कहानी फिर अपनी आंखों के आगे घूमती नजर आने लगी। पप्पू ने जब सेल्समैन वाली अपनी चौथी नौकरी छोड़कर पंसारी की दुकान खोली थी, तब उसे लगता था कि इस बार शायद अपना निजी बिजनेस करने के कारण उसकी किस्मत उस पर रीच जाएगी और दूसरों की तरफ उसका भी काम चल निकलेगा। दुकान खुलने से पहले ही हफ्ते बाद उसे इस असलियत का एहसास हो गया कि दुनिया बहुत बेहूदी, बहुत खुदगर्ज और बहुत तमीज। अब ये कौन सी बात हुई बेटा? लोग उसकी दुकान पर आकर उससे चीजें निकलवा के देखते, फिर उसके हिलते हुए मोटे पेट और लाल पड़े हुए चेहरे पर एक मुस्कुराहट बड़ी दृष्टि फेंक के बिना उससे कुछ खरीदे वहां से आगे जाकर अगली दुकान से खरीदारी करने लगते। वही तो बहुत गलत बात थी ना। स्कूल के बच्चों ने एक प्रोग्राम बना रखा था। अबे हाँ, स्कूल के बच्चों ने भी एक प्रोग्राम बना रखा था। वो जब उसकी दुकान के सामने से निकलते तो उसका मोटापा देखकर वो हंसते। वो उसे गुब्बारा अंकल कहते थे और उससे कहते थे, गुब्बारा अंकल हमें गुब्बारा दे दो। तब वो बहुत जोर से डांटता था और हंसते हुए तालियां बजाते हुए वहां से भाग जाते। पप्पू को इससे भी ज्यादा इंसल्ट उस वक्त महसूस होती थी जब मोहल्ले की कॉलेज जाने वाली प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर लड़कियां उसे देख के करके हंसती और अपना मुंह छुपा के वहां से चली जाती। इस वक्त पप्पू को यह एहसास होता था कि दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह इंसान का मोटा हो। हाँ भैया, चाहे कोई भी बुराई हो, कोई भी गलती हो, कैसे भी हो, काले हो, ढीले हो, कुछ भी सब चल जाएगा। भैया मोटा होना बहुत बुरी बात है, मोटा नहीं होना चाहिए। पप्पू जानता था, वो अपने आप को पूछता था, भगवान की भी क्या चीज है, तो भाई करना ही था तो कुछ भी कर देते, मुझे मोटा बना दिया इतना। इस तरह पप्पू को एहसास होता रहता कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा बदकिस्मत इंसान था। महीना पूरा होने से पहले पप्पू की पंसारी की दुकान भी खत्म। डीजे साहब से बुलाते ही कोई पड़ी। महीना खत्म नहीं हुआ और पप्पू की पंसारी की दुकान खत्म हो गई, क्योंकि दुकान का किराया और बिजली का बिल न देने के कारण दुकान के मालिक ने पप्पू को दुकान से निकालकर मैं सामान उसकी दुकान पर कब्जा कर लिया। पप्पू एक बार फिर बेकार हो गया। एक दिन पप्पू नीम के पेड़ के नीचे बैठा, नाक खुरेद रहा था, तो पड़ोस के राम सिंह की दुकान पर चलते टीवी पर भारत भ्रमण करके पैदल निकले एक व्यक्ति का समाचार आने लगा। हाँ भाई, एक साहब थे, वो पैदल पूरा हिंदुस्तान घूम रहे थे। बताया जा रहा था कि कैसे वो व्यक्ति पूरा भारत पैदल घूम रहा है। जहाँ वो जाता है तो उसका स्वागत करते हैं, उसे अपने साथ ठहराते हैं और उसे दूध खिलाते पिलाते हैं। एकदम से पप्पू के दिमाग में बल्ब जल गया।
उसने भी पैदल भारत भ्रमण करने का इरादा कर लिया। अरे वाह भाई वाह, क्या मजे की जिंदगी है। थोड़ा बहुत पैदल चलो, फिर कहीं रुक गए, ऊपर पर खाना खाया, सो लिए, अगले दिन फिर आगे निकल लिए। सो पप्पू ने भी अपने गले में पैदल भारत भ्रमण लिखकर एक तख्ती टांगी और पद यात्रा शुरू कर दी। उस दिन यात्रा का शायद 7वां या 8वां दिन था, जब बेहद थका हुआ पप्पू रात के धुंधले में कम्बू टोला नाम के छोटे से कस्बे में पहुंच गया। पिछले 4 दिन से पप्पू का अनुभव ठीक नहीं था, हमें मजा नहीं आ रहा था। लोग ना तो उसका स्वागत कर रहे थे और ना उसे अपने संग ठहरा रहे थे। पप्पू की सोच रहा था, ठीक है भाई, ये बैड बेल्ट है, खराब एरिया है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, बहुत बुरे लोग हैं, आगे किस्मत जगेगी, अच्छे और भले लोग मिलेंगे। तभी उसे एक पुराने मकान के बाहर दीवार पे कुछ लिखा हुआ नजर आया। उसने पढ़ा, मंजी 10 रुपए प्रति रात, बिस्तर 30 रुपए प्रति रात, किराया एडवांस देना होगा, अपने सामान की रक्षा खुद करें, आज्ञा से वर्षा रानी। उसने सोचा, चलो 10 रुपए लेके एक चारपाई लेके उसी पे सो जाओ। उसने घर की सांकल बजाई। सांवले रंग की एक अधेड़ औरत ने दरवाजा खोला। क्या है? औरत ने कर्कश स्वर में पूछा। एक मंजी चाहिए। पप्पू के मुंह से निकला, कौन सोएगा, तू? हाँ। औरत ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। मजाक कर रहा है? औरत ने उसे फटकारा। क्यों भाई, पप्पू ले आया, इसमें मजाक की क्या बात है, मंजी पे सोया ही तो जाता है। अबे गुब्बारे के बाप, तू सोएगा तो मंजी टूट जाएगी। ना बाबा ना, तू जा भाई। वो अपना दरवाजा बंद करने लगी। क्या, हमें अपनी मंजी ना तोड़वानी? मैं 15 रुपए दे दूंगा, मैं 15 रुपए दूंगा भाई, पप्पू ने विनती की। औरत ने एक क्षण सोचा, ये पप्पू को देखा, फर्श पे सोना पड़ेगा, मंजी बिस्तर कुछ नहीं दूंगी, तो 15 रुपए लगेंगे, बता सोएगा? थकावट से चुप था। उसने मरे हुए स्वर में हामी भर दी। औरत अभी भी वहीं खड़ी थी। निकाल पैसे। उसने दरवाजे पे अड़े खड़े होकर कहा। पप्पू ने एडवांस 15 रुपए उसे दिए। उसने पप्पू को अंदर कर दिया। रात को जब पप्पू सोने वाला था, तब तक दोनों में ठीक ठाक दोस्ती की सी बातचीत होने लगी थी। सुबह सोते हुए पप्पू के सिर के नीचे एक तकिया लगा था और उसके मोटे पेट पे अपना हाथ रख के वर्षा उसके बराबर में सो रही थी। फिर धीरे से वर्षा उठी और एक और चली गई। बाद में मूली के पराठे का नाश्ता देते वक्त वर्षा ने पूछा, तूने अच्छी तरह सोच लिया है ना? हाँ, सोच लिया है। तू डरेगा तो नहीं? वर्षा ने सवाल किया। ना, मान लेके भाग तो नहीं जाएगा कहीं? हाँ, उसने सिर हिला के मना किया। अगर तू पकड़ा गया और पुलिस ने तेरी मार लगाई तो मेरा नाम तो नहीं बता देगा उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तो अब यहाँ आराम कर। शाम को ठीक 6 बजे गुल्लू ठेकेदार अपनी खटारा जीप में सड़क बनाने वाले मजदूरों को देने के लिए हफ्ते की मजदूरी लेके जलेबी को जाता है। हमेशा शनिवार को जाता है वो। आज शनिवार है, आज भी जाएगा। अगर जब उसकी गाड़ी पूरा घर के पास पहुंचे तो उसे ये रिवॉल्वर दिखा के लूट लीजिए, माल को आधा आधा बांट लेंगे। उसने एक रिवॉल्वर निकाल कर पप्पू के हाथ बिल्कुल असली लग रहा। पप्पू ने रिवॉल्वर की नाल से अपने मोटे पेट को खुजाना शुरू किया। अबे ये क्या कर रहा है? वर्षा चीख पड़ी, साले ये खिलौना नहीं है, क्या असली है और भरा हुआ है। अगर गलती से चल गया तो बेटा तोंद में भट्टे ऐसा छेद हो जाएगा, हाँ समझ ले। फिर वो हंसने लगी। पप्पू ने घबरा कर रिवॉल्वर फर्श पर रख दिया। 2-3 साल हो गए, वर्षा उसे बता रही थी। मैं रात को बाजार से आ रही थी, देखा नाले के पास एक पुलिस वाला टुल्ला टुन्न पड़ा है और ये रिवॉल्वर उसके बराबर में पड़ा मुझे दिख रहा था। तो उठा लाई। थोड़ी देर के लिए वहां पे शांति हो गई। पप्पू धीरे से ऐसा, ये वर्षा, दोनों शादी कर लेंगे।
पता नहीं वो वर्षा से पूछ रहा था या ये बात वर्षा को बता रहा, और वर्षा को ऐसा लगा जैसे उसके पास किसी ने बड़ा सा बम फोड़ दिया, वो चल पड़ी। अबे पागल हो गया मोटे, हैं? वर्षा ने उसे दुत्कारा, अबे अपनी औकात देख, शादी कर लेंगे। उसने पप्पू की नकल बनाई, आईने में अपने ये मोटे मोटे गाल और अपनी मोटी सी थोम देख। अबे तू सांस लेता है तो लगता है कि थोम फट जाएगी। वर्षा ने उसे आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया, साला गधा कहीं का, शादी कर लेंगे। ठीक है नहीं करेंगे भाई, गलती हो गई, माफ कर दे। पप्पू ने उससे माफी मांगी। शाम को उस समय शायद 6:15 बजा था जब गुल्लू ठेकेदार अपनी पुरानी जीप लिए कूड़ा घर के सामने से गुजर रहा। उसे सड़क के बीचों बीच में एक बहुत मोटा आदमी सड़क पर पड़ा हुआ नजर आया। किसी भले आदमी की तरह उसने भी अपनी जीप अपने कंधे पर जीप में रखा रुपयों का बैग टांगा और जीप से नीचे उतर के सड़क पर पड़े उस मोटे आदमी के पास पहुंच गया। गुल्लू के पास आते ही मोटे ने एकदम करवट बदली और उठ बैठा। चूंकि वो तेजी से उठकर खड़ा नहीं हो सकता था, इसलिए उसने लेटे ही लेटे गुल्लू के एक पैर को पकड़ लिया और बैग की तरफ उछलने लगा। खतरा देख के गुल्लू ने अपने दूसरे पैर की जोरदार ठोकर पप्पू के मोटे पेट में मार दिया और वहां से भागने के लिए मुड़ा। यही वो क्षण था जब पप्पू ने रिवॉल्वर निकाल के गुल्लू की ओर तान कर उसे डराना चाहा। पर भाई कहते हैं ना, दुर्भाग्य किसी का पीछा नहीं छोड़ता, जब पूरा टाइम आना होता है तो आ ही जाता। पप्पू तो उसे डरा रहा था रिवॉल्वर दिखा के। उसी वक्त पप्पू को एक जोर की चीख आई और झटके से रिवॉल्वर चल गया। धड़ाम धमाका हुआ और गुल्लू ठेकेदार सड़क पर लुढ़क गया। अब तक पप्पू उठ चुका, गुल्लू ठेकेदार के पास पहुंचा। उधर गोली की आवाज सुनकर पास में ही हुआ लोग शोर मचा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि गुल्लू को भागती आ रही। पप्पू ने गुल्लू के कंधे से बैग खींचा, मगर प्लान के मुताबिक उसे भागना तो वर्षा के घर की तरफ चाहिए था। उधर ही से भीड़ आती हुई दिखाई दे, यहाँ कदम टूट गए। वो उधर नहीं भागा, वो दूसरी तरफ भागने लगा। उसने बैग उठाया, विपरीत दिशा में भागता चला गया, उधर मुड़ता। उसने नहीं देखा वो कहाँ जा रहा है। भीड़ की आवाजें कभी पास आती नजर आती, कभी दूर हो जाती। धीरे धीरे भीड़ की आवाजें खत्म हो गई। वो भी थक गया, वो थक कर रुक गया। उसने देखा इस समय वो मंदिर के खंडर के पास सूखे कुएं के सामने खड़ा था। तो पेड़ों की ओर बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर वहां घास में एक और बड़े खाली पुराने संदूक पर पड़ा। उसने बैग में से सारा पैसा निकालकर लूट का माल गिनना शुरू किया। शायद 1,70,000 रुपए थे। हाँ, गुल्लू 1,70,000 रुपए लेके जा रहा था जो पप्पू के हाथ में थे। 1,70,000। अपने सिर को पूछा, भगवान तुमने तो एक ही बार में छप्पर फाड़ के मेरा काम कर दिया। उसने रुपए संदूक में उठा के बैग के समेत रख दिए और छुपता छुपाता वर्षा के घर पहुंच गया। अबे मोटे, ये तूने क्या कर डाला? वर्षा ने उसे मिलते ही ढीले उठ लिया। क्यों? ऐसा क्या हुआ? साले, उसे गोली क्यों मारी? और मारनी थी तो ऐसे ही मारता जो तुरंत तय हो जाता। अबे तूने तो सब मटिया मेट कर दिया। वर्षा ने उसे डांटा। मतलब अपनी धौंकनी जैसी सांसों पर बड़ी मुश्किल से काबू पा सका। फिर पप्पू ने पूछा, अबे मतलब उल्लू के पट्टे? वर्षा ने जलती हुई आंखों से देखा। अबे हाथी के बाप, वो गुल्लू को उठाकर अस्पताल ले गए। पहले उसने वहां पुलिस को अपना बयान दिया, फिर वो मर गया। वर्षा ने उसने बताया। पप्पू मुंह फाड़े उसका चेहरा देख रहा। ठीक है ना, मर तो गया। अबे मरा नहीं, वर्षा उसे बता रही थी, इसने पुलिस को बताया है। जिस आदमी ने उसे गोली मारी है वो इतना अधिक नाटा और इतना मोटा है कि दुनिया में शायद उससे ज्यादा मोटा दूसरा कोई नहीं होगा। उसके पेट का आकार 100 इंच से भी ज्यादा है। उसकी जांघें इतनी मोटी हैं कि लगता है अभी पैंट का कपड़ा फाड़ के बाहर निकल आएंगी। उसके दोनों गालों पर इतना मांस है कि जब वो बोलता है ना तो वो हिलने लगते हैं। मालूम है कैसा तेरा नक्शा खींचा है उन्होंने वहां? पप्पू कांपने लगा। उसने कांपते स्वर में वर्षा को बताया कि माल उसने कहीं सेफ जगह छुपा दिया। जगह उसने वर्षा को नहीं बताई।
भाई सही, ये भी डर था कहीं ऐसा ना हो कि वर्षा बाल खुलेंगे नहीं हुए। अब क्या किया जाए, दोनों सोचना पड़ गया। भैया ऐसे में अगर तू बाहर निकला तो पकड़ा जाएगा मोटे। वर्षा ने झुंझला कर कहा। देर तक उस रात ना तो वो दोनों सो पाए, न बातचीत हुई, न प्यार हुआ, न मोहब्बत हुई, कुछ नहीं हुआ। हाँ, फिर पता नहीं कब वो सो गए। सुबह जब वो सोकर उठे तो वर्षा बचाव का रास्ता ढूंढ चुकी थी। बस अब एक ही रास्ता है, वर्षा ने बात शुरू की। मैं अभी 1-8 घंटे में घर में बाहर से ताला लगा के चंडीगढ़ जा रही हूँ और सबसे कह जाऊंगी कि मेरी बहन की शादी है, 3-4 महीने बाद लौटूंगी। तू यहीं घर में रह के डाइटिंग करेगा मोटे, समझे? बिल्कुल कम खाएगा, दुबला होगा। पूरे 3 महीने बाद जुलाई अगस्त में दुबला होके माल निकाल के सीधा इस पते पे आ जाइए। समझ गया? पता पढ़ ले, ये मेरी बहन के घर का पता है। और हाँ, यहाँ घर पर सामने से तो ताला लगा जाऊंगी। तू पिछले दरवाजे से निकल लीजिए और ताला लगा के उड़ लीजिए, समझा? अबे समझ भी गया कि नहीं? पप्पू ने सिर हिला दिया। हाँ मैं समझ गया। वर्षा चली गई। घर में जितना बने रहने लायक खाने का सामान था। पप्पू ने पूरी ईमानदारी से डाइटिंग शुरू की। उसकी कमजोरी बढ़ती गई, वो दुबला होता गया और दुबला होता गया और कमजोर होता गया। आखिर आज सुबह पप्पू छिपाया हुआ माल निकालने कुएं पर पहुंचा तो कमजोरी के कारण चक्कर आया, गिर गया। तो क्या हुआ? उसने अपने आप को समझाया, इस घटना को 3 महीने बीत चुके हैं। अब मैं इतना दुबला हो चुका हूँ कि मुझे कोई नहीं पहचानेगा, कोई नहीं पहचान सकता कि ये वही पप्पू है। फर्क क्या पड़ता है, 7-8 घंटों की देर की तो बात हुई है। अभी जब ये पट्टी खुल जाएंगी तो जाके माल निकाल के उड़ लूंगा। है इसमें कौन सी मुसीबत हो गई? उसने अपने आप को समझाया। तभी किसी आहट से उसका ध्यान टूटा। डॉक्टर ने आके उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। कैसी तबीयत है? डॉक्टर अब उसकी आंखों में पट्टियां खोल रहा था। ठीक है, मैं यहाँ से कब जा सकता हूँ? कब जाऊंगा मैं यहाँ से? उसने जल्दी से प्रश्न किया। जब आप चाहें। ये एनजीओ का चैरिटेबल हॉस्पिटल है, आपको कुछ नहीं देना है। हाँ, कोई पेमेंट आपको नहीं करना। अब तक उसकी आंखों में पट्टियां खुल चुकी थी। पप्पू ने अपनी आंखें मिचमिचाई। आज पूरे 3 महीने बाद आपकी आंखों और दिमाग ने काम करना शुरू किया है। जब आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, आप चाहें तो अभी थोड़ी देर बाद भी यहाँ से जा सकते हैं। डॉक्टर मुस्कुरा रहा था। पप्पू को डॉक्टर के पीछे दीवार पर लगे आदम का शीशे में साफ नजर आ रहा था। उसकी बेहद मोटी जांघें, 100 इंच से ज्यादा व्यास का उसका पेट, हर सांस के साथ हिलते हुए उसके बेहद मोटे गाल, अस्पताल की 3 महीने की खुराक और लगातार आराम करने के कारण इस समय वो पहले से भी ज्यादा मोटा नजर आता। ये निश्चित था कि अस्पताल से बाहर कदम रखते ही वो पहचान लिया जाता और उसके हाथों में हथकड़ियां पड़ जाती। उसका सिर चकराने लगा, सारी दुनिया घूमने लगी। उसने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। बड़ी मोटी उलझन है, अब मैं क्या करूं? पप्पू रोने लगा, उसके गालों पे आंसू बह रहे थे। डॉक्टर आश्चर्य से पप्पू को देख रहा था। अरे आप रो क्यों रहे हैं? हमने मीडिया को भी बुला लिया है। हमारे एनजीओ के लिए, अस्पताल के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने आपको ठीक कर लिया। आपको वहां से वापिस आ गए। आपका ठीक होना बड़ी शान की बात है। अरे मीडिया वाले बस आते ही होंगे। आप खुश होके अपनी कहानी उनसे शेयर कीजिएगा, फिर कल सुबह चले जाइएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारे पप्पू की ट्रेजेडी से भरी हुई मोटी उलझन। भाई साहब, पप्पू बहुत परेशान, कैसे बचे? अपनी जान बचाने की लाले पड़ गए उसको। अगर आपको कोई तरकीब सूझ जाए तो उसे जरूर बता दीजिएगा। अब एक सवाल यहाँ उठता है, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिल रही है? तो शिक्षा भी तो दे रही होगी कहानी। हाँ साहब, कहानी कह रही है भैया, अगर मोटे हो तो कुछ भी कर लेना, कोई गड़बड़ कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपराध मत करना। मोटा आदमी अपराध करके बच नहीं सकता किसी भी तरीके से। तो ये जरूर बताइएगा मुझे कि क्या आगे भी आप मेरी कहानियां सुनना पसंद करेंगे इस तरीके से? ये तो एक कॉमेडी थी, आप चाहेंगे तो प्योर सस्पेंस और मिस्ट्री वाली कहानियां भी आप सुन सकेंगे। सब कुछ आपके कमेंट्स के ऊपर निर्भर करता है। अपने कमेंट्स भेजिए, अपनी पसंद नापसंद मुझे बताइए। उसके बाद
सीखते हैं। अगर आप बुलाएंगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।